प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी प्रति की संपूर्ण व्याख्या आपको बताने वाला हूं। साथ ही ले रखी है मैंने हैंड रिटेन नोट्स। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, फिर अपनी इस नोट्स में आपको एक एक पद की दिखाऊंगा व्याख्या की आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसे व्याख्या लिखनी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले वर्ष ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में आ गया है, तो इसलिए इसे आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो को। ठीक है ना। तो देखो, पहला पद क्या है। रूपसी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास। देखो, इसकी एक एक मीनिंग को नोट्स में लिखते जाइएगा, क्योंकि मीनिंग बहुत ज़्यादा आपको भूलेंगी। ठीक है ना, इसलिए लिख लेना। देखो, रूपसी मतलब होता है सुंदर। ठीक है ना, रूपसी मतलब सुंदर। पहले मैं आपको इसका ओवरऑल बता देता हूँ इसमें है क्या। देखो, वर्षा सुंदरी के प्रति, यानी यहाँ पर महादेवी वर्मा ने किया क्या है। ये जो वर्षा होती है, बरसात के मौसम में ये जो बारिश होती है, इसको उन्होंने क्या मान लिया है, एक सुंदरी यानी एक नायिका यानी एक हीरोइन के रूप में माना हुआ है। ठीक है ना। वर्षा को उन्होंने एक सुंदरी स्त्री के रूप में मान करके इस चैप्टर को लिखा है। तो देखिए, उस सुंदर स्त्री की तमाम विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन कर रही हैं। देखो, रूपसी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल। कहती हैं कि रूपसी मतलब सुंदर है। हे वर्षा सुंदरी, क्या कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, रूपसी तेरा, रूपसी रूपसी मतलब सुंदर है, तेरा मतलब तुम्हारा, घन मतलब बादल। ठीक है ना। घन मतलब बादल, केस मतलब बाल। ठीक है ना। और पास मतलब समूह। तो कहती क्या है कि यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो इससे आप समझ सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों का समूह। ठीक है ना। डैश डैश लगा हुआ है, इससे यहाँ पर आप लोग समझिएगा, रूपक अलंकार यहाँ पर है। ठीक है ना। तो क्या कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों का समूह, तुम्हारे बादल रूपी बालों का समूह सुरूपसी है, सुंदर है। तुम्हारे बादल रूपी बालों का समूह सुंदर है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास। देखो, रूपस माने सुंदर होता है। ठीक है ना। श्यामल श्यामल मतलब काले काले कह लो या सांवले सांवले। ठीक है ना। तो सांवले सांवले और कोमल कोमल मतलब मुलायम मुलायम। ठीक है ना। तुम्हारे सांवले सांवले अर्थात सांवले बाल के लिए कहना उचित नहीं है, इसलिए आप इसे कहेंगे काले काले। ठीक है ना। काले काले और कोमल कोमल, तुम्हारे काले काले और कोमल कोमल जो बाल हैं। सुरभित मतलब सुंदर। ठीक है ना। केस पास मतलब बालों का समूह। केस माने बाल, पास माने समूह। ठीक है ना। तुम्हारे काले काले और कोमल कोमल बालों का जो सुंदर समूह है, सुरभित मतलब सुंदर। ठीक है ना। समूह जो है लहराता मतलब लहरा रहा है। ठीक है ना। लहराता मतलब लहरा रहा है। नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी वर्षा सुंदरी से प्रश्न करती हैं, यानी वर्षा को उन्होंने एक मानवीकरण किया है, वर्षा को एक मनुष्य के रूप में माना है, वर्षा को एक सुंदरी के रूप में माना है, यानी कि मानवीकरण अलंकार यहाँ पर सभी जगह रहेगा। ठीक है ना। नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। तो वो पूछती हैं वर्षा सुंदरी से कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुमने इन्हें रात में, यानी अपने इन बालों को रात में धो करके आई हो क्या। कहाँ पर। नभ गंगा मतलब आकाश गंगा। ठीक है ना। आकाश गंगा की रजत धार, रजत धार मतलब चांदी के समान सफ़ेद धार में। क्या कहती हैं कि आकाश गंगा की चांदी के समान सफ़ेद धार में, रजत माने चांदी होती है। ठीक है ना। रजत धार मतलब चांदी के समान जल की धारा। तो क्या कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने बालों को आकाश गंगा की सफ़ेद चांदनी के समान धारा में धो करके आई हो क्या। इन्हें रात में तुम आकाश गंगा की सफ़ेद चांदनी के समान धारा में धो करके आई हो। कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहिरा सा तन है सदस्नात। कंपित है मतलब कंपन कर रहे हैं, तेरे सजल अंग मतलब जल से युक्त, सजल मतलब जल से युक्त। अब जल से युक्त का मतलब क्या है, भीगे हुए अंग। ठीक है ना। सजल माने भीगे हुए अंग मतलब अंग। कहते हैं कि तुम्हारे ये जो सिहिरा सा मतलब रोमांचित। ठीक है ना। सिहिरा मतलब रोमांचित सा, तन माने शरीर, हे माने हे वर्षा सुंदरी, सदस्नात मतलब भीगे हुए, सदस्नात मतलब ऐसा सदस्नात का मतलब ये होता है कि अभी अभी नहाया हुआ। ठीक है ना। सदस्नात का मतलब क्या होता है, अभी अभी नहाया हुआ। तो क्या कहती हैं कि तुम्हारे भीगे हुए शरीर जो हैं रोमांचित हैं। ठीक ना। रोमांचित हैं तथा देखो, तुम्हारा भीगा हुआ शरीर रोमांचित है और इस शीत में कंपित है, यानी कांप रहा है। ठीक है ना। कंपित है मतलब कांप रहा है। हे सदस्नात, क्या तुम अभी अभी नहाई हुई हो, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी अभी स्नान करके आई हो। ठीक है ना। हे वर्षा सुंदरी, ऐसा लग रहा है तुम्हारे भीगे हुए शरीर को देखकर और तुम्हारे इस कंपन करते हुए शरीर को देखकर, रोमांचित शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी अभी नहा करके आई हो। ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है,
भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, रूपसी तेरा घन केस पास, रूपसी तेरा घन केस पास। समझो, देखो, भीगी अलकों के छोरों से, अलकों माने होता है बाल, ठीक है ना, अलकों माने क्या होता है बाल, केस माने भी बाल, अलकों माने भी बाल। तो तुम्हारे भीगे हुए बालों के छोरों से मतलब किनारों से, चूती मतलब चू रही हैं, बूंदे मतलब बूंदे, कर मतलब करते हुए, विविध मतलब अनेक प्रकार के, लास मतलब नृत्य यानी नाच करते हुए, नृत्य करते हुए। तो क्या कहती हैं कि तुम्हारे भीगे हुए बालों के किनारों से ये जो बूंदे हैं ये डांस करते हुए, नृत्य करते हुए क्या हो रही हैं, जमीन पर गिर रही हैं, टप टप करती हुई जमीन पर गिर रही हैं यानी चू रही हैं, ठीक है ना। रूपसी तेरा घन केस पास, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे बालों का समूह जो है, तुम्हारे घन केस पास यानी बादल रूपी बालों का समूह जो है रूपसी है, अत्यंत सुंदर है। अब पहला पद आपका पूरा हुआ, इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ चलो आपको नोट्स में दिखाते हैं। देखो, हम आ चुके हैं नोट्स पर। यहाँ पर आपको एक तरफ लिखना है रूपसी तेरा, दूसरी तरफ लिखना है केस पास, ठीक है ना। संदर्भ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति नामक पाठ से लिया गया है। ओके, प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में कवयित्री ने, यहाँ पर कवि नहीं लिखना, कवित्री लिखना, ठीक है ना। कवित्री ने वर्षा को सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। व्याख्या देख लो। कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल हैं, यानी हवा में जब बादल आप देखते होंगे चलते हुए प्रतीत होते हैं तो उन्हीं बादलों को इन्होंने क्या मान लिया है, बाल मान लिया है, ठीक है ना। कवित्री पूछती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदी के समान उजली जलधारा में धोकर आई हो। उजली मतलब सफ़ेद, ठीक है ना, सफ़ेद जलधारा में धोकर के आई हो, क्योंकि तुम्हारे संपूर्ण अंग जल में भीगे होने के कारण शीत से यानी ठंड की वजह से कांप रहे हैं। तुम्हारे रोमांचित और सिहरते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम अभी स्नान करके आई हो। सद्य स्नात मतलब अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि तुम्हारे भीगे बालों से जल की बूंदें नृत्य करती हुई सी, ठीक है ना, नृत्य करती हुई सी नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी घने बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक लिखना, रस श्रृंगार लिखना, गुण माधुर्य लिखना। और यहाँ से आपका पहला पद जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए चलते हैं और आपको दूसरा पद जो है अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन साधुकूल। देखो, सौरभ माने होता है दोस्तों सुगंधित, ठीक है ना। सौरभ माने क्या होता है, सुगंधित। भीना माने क्या होता है, पारदर्शी, यानी जिसके आर पार देखा जा सके। तो कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, एक सुगंधित, एक पारदर्शी, ठीक है ना, सुगंधित पारदर्शी, और झीना माने हल्का थोड़ा सा, ठीक है ना, जीना माने हल्का गीला, ठीक है ना। क्या कहती हैं कि सुगंधित पारदर्शी और हल्का गीला, लिपटा मृदु अंजन, मृदु अंजन मतलब मृदु माने हल्का, अंजन माने काला, ठीक है ना। क्या कहती हैं कि मृदु माने हल्का, अंजन माने काला सा, ठीक है ना, हल्का काला सा। सौरभ सुगंधित और पारदर्शी हल्का गीला। एक दुकूल माने दुपट्टा जो है वो तुम्हारे ऊपर लिपटा हुआ है। क्या कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, एक सुगंधित पारदर्शी और हल्का जो है गीला और हल्का काला सा जो दुपट्टा है, दुकूल माने दुपट्टा, वो तुम्हारे ऊपर लिपटा हुआ है। चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। चल अंचल में, चल माने चल रहे, ठीक है ना, चल रहे आंचल में, झर 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 माने झरते हैं, ठीक है ना, पथ में यानी रास्ते में, जुगनू के स्वर्ण फूल। देखिए, जुगनू के स्वर्ण फूल मतलब ये है कि जुगनू को इन्होंने क्या मान लिया है, जब जुगनू जलते हैं तो कहती क्या है महादेवी वर्मा जी कि जब रात्रि में, ठीक है ना, जब रात्रि में ये जो जुगनू जल रहे हैं, जुगनू जल रहे हैं तो इनको देखकर ऐसे लगता है जैसे ये तुम्हारे आंचल से, ठीक है ना, तुम्हारे आंचल से झर झर माने झरते हुए, ठीक है ना, तुम्हारे आंचल से झरते हुए यानी गिरते हुए, पथ में यानी रास्ते में, स्वर्ण फूल यानी सोने के फूल हैं। तो महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, ये रात्रि में यानी आकाश में जो ये जुगनू जल रहे हैं, इनको देख करके ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे आंचल से झरते हुए यानी गिरते हुए रास्ते में सोने के फूल के समान हैं। यानी कि ये तुम्हारे आंचल से गिरते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे ये रास्ते में एक सोने का फूल पड़ा हुआ हो, ठीक है ना। दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास।
दीपक से देता बार बार, देता बार बार का मतलब है जला देता है, ठीक है ना। देता बार बार मतलब जला देता है। तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास का मतलब ये है कि तुम्हारा ये दृष्टि, देखो उज्ज्वल चितवन विलास, चितवन माने देखना, विलास माने नजरें, ठीक है ना। तो क्या कहती हैं कि जो आसमान में जो बिजली चमकती है ना, थोड़ा बहुत आपको अपने से भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पद जो है यहाँ पर अच्छे से व्याख्या नहीं मिल रही है। तो कैसे लिखेंगे, देखो क्या कहेंगे कि ये जो आकाश में बिजली चमकती है यही तुम्हारी दृष्टि है, ठीक है ना। यही तुम्हारी देखने की भंगिमा है, यही तुम्हारी दृष्टि है। और जब ये बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है, ये बिजली जो चमकती है तो इसको देख करके जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये जो बिजली है एक दीपक के समान क्या कर देती है, दीपक जो है जला देती है। अब देखो इसको अभी मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि जब आकाश में बिजली चमकती है तो क्या करती है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक दीपक के समान जला देती है। हे वर्षा सुंदरी, ये तुम्हारे बालों का समूह जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, थोड़ा बहुत डाउट अगर आपको बना हुआ होगा तो व्याख्या देख करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखना है, आप लोगों को एक तरफ लिखना है सौरभ भीना, दूसरी तरफ केस पास, ठीक है ना। संदर्भ देख लो, पूर्वत रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया गया है, ठीक है ना। व्याख्या देख लो, कवित्री कहती हैं कि हे वर्षा रूपी नायिका, तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला एवं हल्का काले रंग का झीना रेशमी वस्त्र धारण किया है। आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल से मार्ग में सोने के फूल झर रहे हो, ठीक है ना। बादलों में चमकती बिजली ही तुम्हारी उज्ज्वल चितवन है। उज्ज्वल चितवन मतलब उज्ज्वल दृष्टि है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। यानी जब तुम ऐसी दृष्टि से किसी की ओर देखती हो तो उसके मन में प्रेम रूपी दीपक जल जाते हैं। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी केश राशि अत्यधिक सुंदर है। केश राशि मतलब बादल, बालों का समूह, ठीक है ना। बादल के जैसे जो बालों का समूह है अत्यधिक सुंदर है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली रहेगी चित्रात्मक, रस रहेगा श्रृंगार, गुण रहेगा माधुर्य, ठीक है ना। और यहाँ से आपका ये पद भी कंप्लीट होता है। और अब चलिए चलते हैं हम अगले पद पर। देखो उच्छ्वसित, ठीक है ना। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल हे बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छुभु को बन बन जाती मलयज बयार के कीरो की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास रूपसी तेरा घन केस पास। देखो समझो, उच्छ्वसित, उच्छ्वसन क्या होता है, सांस लेना, ठीक है ना। यानी सांस को अपने अंदर खींचना। तो क्या कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, जब तुम सांस लेती हो, ठीक है ना, उच्छ्वसन करती हो यानी सांस लेती हो, तो तुम्हारे सांस लेने पर ये वक्ष स्थल पर, यानी तुम्हारे सांस लेने पर उभरे हुए वक्ष स्थल पर, वक्ष स्थल किसे कहते हैं, छाती, ठीक है ना। वक्ष स्थल किसको कहा जाता है, छाती को। तो क्या कहते हैं कि जब तुम सांस लेती हो तो तुम्हारे उभरे हुए वक्ष स्थल पर चंचल हे बकपातों का अरविंद हार। बकपातों, बकपातों यानी आकाश में उड़ते हुए बगुले जो होते हैं, बगुले आप लोग देखते होंगे। बकपातों यानी आकाश में उड़ने वाले बगुलों की पंक्ति, पातों मतलब पंक्ति, का अरविंद हार, अरविंद हार मतलब कमल का हार, ठीक है ना। यानी जब तुम सांस लेती हो तो तुम्हारे वक्ष स्थल पर ये जो बगुलों की पंक्तियां हैं, आसमान में उड़ने वाले चंचल बगुलों की, ठीक है ना, आसमान में उड़ने वाले चंचल बगुलों की ये जो पंक्ति है ये कमल के बने हुए हार के समान प्रतीत होती है। हे वर्षा सुंदरी, जब तुम सांस लेती हो तो तुम्हारे वक्ष स्थल पर ये आसमान में उड़ने वाले चंचल बगुलों की पंक्ति जो है ये कमल के बने हुए हार के समान प्रतीत होती है। तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार। अब निश्वास का मतलब क्या होता है, सांस छोड़ना, ठीक है ना। अब सांस छोड़ना का क्या मतलब है कि जब तुम सांस छोड़ती हो तो तुम्हारे मुंह से निकलने वाली ये जो बूंदें होती हैं, जल की बूंदें जो हैं, छू भू को, धरती को छू करके, भू मतलब भू यानी धरती को, छू मतलब स्पर्श करके, ये तुम्हारे मुंह से निकलने वाली बूंदें यानी वर्षा में गिरने वाली बूंदें, कुल मिला के ये मतलब है कि बरसात में जो जल की बूंदें गिरती हैं ये जब धरती पर पड़ती हैं तो बन जाती हैं मलयज बयार, यानी एक मलयज यानी सुंदर, बयार मतलब हवा बन जाती हैं। तो ये जो गिरती हैं ये क्या बन जाती हैं, मलयज एक पर्वत भी होता है, ठीक है ना, मलयगिरी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे, लेकिन आप लोग कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि तुम जब सांस लेती हो तो तुम्हारे मुंह से जब जल की बूंदें गिरती हैं तो वो मलयगिरी पर्वत के समान सुगंधित हवा बन जाती है, ठीक है ना, मलयगिरी पर्वत के हवा के समान बन जाती है।
केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन। केकी रव की, केकी माने होता है मयूर और रव मतलब शब्द, यानी मयूर के द्वारा किए गए शब्द। यानी जब तुम आती हो हे वर्षा सुंदरी, यानी जब वर्षा का मौसम आता है तो मयूरों की ध्वनि को सुन करके, मयूरों की जो ध्वनि होती है वह नूपुर ध्वनि है। यानी जो मयूरों की ध्वनि होती है, तुम्हारे आने पर जो मयूर बोलते हैं वह तुम्हारे पायलों की ध्वनि के समान लगती है। ठीक है ना, नूपुर यानी तुम्हारे पायलों की ध्वनि के समान लगती है, जिसको सुन करके जगती यानी जागृत होती है। जगती यानी संसार के, जगती जगती दो शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है ना, जगती मतलब जागृत होती है, जगती मतलब संसार के लोगों के मूक यानी मन में, मूक यानी शांति रूपी प्यास मतलब प्यास जागृत होती है। अब क्या मतलब है, अभी मैं सब कुछ समझाता हूँ कि क्या कहते हैं कि जब तुम आती हो हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे आने पर ये जो मयूरों का ध्वनि करना है ये तुम्हारे पैरों में बंधी हुई पायल की आवाज़ के समान सुनाई देता है, और जिसको सुन करके लोगों के मन में प्रेम रूपी प्यास जागृत होती है। मूक प्यास का मतलब क्या है कि लोगों के मन में प्रेम रूपी प्यास जो है वो जागृत हो जाती है, ऐसे आपको लिखना है। हे वर्षा सुंदरी रूपस तेरा घन केस पास, तुम्हारे काले बादल रूपी बालों का समूह जो है बहुत ज़्यादा शोभायमान हो रहा है। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको चलो बताते हैं। देखो, आप लोगों को एक तरफ लिखना है उच्छ्वसित वक्ष, दूसरी तरफ केस पास। ठीक है ना, संदर्भ देखो रहेगा पूर्वत प्रसंग देख लो। इन पंक्तियों में वर्षा रूपी सुंदर रमणी के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन हुआ है, यानी कि ओरिजिनल में नहीं होता लेकिन वर्णन किया गया है। ठीक है ना, हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण ऊपर उठे तथा कंपित तेरे वक्ष स्थल पर आकाश में उड़ते हुए बगलों की पंक्तियों रूपी श्वेत कमलों का हार हिलता हुआ, ठीक है ना, हिलता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसके पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक मलयगिरी की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है। ठीक है ना, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है। उनके हृदय में मौन रूप में छिपा हुआ प्यार मुखर रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना, मूक प्यास का मतलब मौन रूप में छिपा हुआ प्यार, ठीक है ना, वो मुखर रूप धारण कर लेता है जो उनके जीने की इच्छा को बलवती बनाता है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी बालों की राशि अत्यधिक सुंदर है। आप लोग इसकी व्याख्या वीडियो को रोक रोक करके लिख लेना, ठीक है ना, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसका नाम है लर्न विथ आरपी। वहाँ पर आपको इसकी मुफ्त PDF मिल जाएगी। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली शैली, चित्रात्मक रस रहेगा, श्रृंगार गुण रहेगा, माधुर्य अलंकार रहेगा, यमक और रूपक। ठीक है ना, अब चलिए चलते हैं हम लास्ट पद पर और उसे भी आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखो, इन स्निग्ध लटों से छादे तन पुलकित अंगों में भर विशाल, सुख सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपसी तेरा घन केस पास। देखो, यहाँ पर उन्होंने वर्षा को एक माता के रूप में चित्रित किया है। महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर बरसात के मौसम को, वर्षा को उन्होंने एक माता मान लिया है और इस संसार को उस वर्षा का पुत्र मान लिया है, यानी वर्षा का शिशु मान लिया है, बच्चा मान लिया है बरसात का। ठीक है ना, तो क्या कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, इन स्निग्ध यानी कोमल लटों से यानी बालों से, ठीक है ना, छा दे तन, यानी कि हे वर्षा रूपी सुंदरी अपने इन कोमल बालों से छा दे तन, यानी अपने बच्चे की शरीर को, तन यानी शरीर को, छा दे यानी ढक दे। हे वर्षा रूपी सुंदरी अपने इन बालों से अपने शिशु का शरीर जो है ढक दे। ठीक है ना, यानी कि अपने बादलों से क्या कर दे, इस पृथ्वी के लोगों को ढक दे। पुलकित अंगों में भर विशाल, और अपने रोमांचित अंक माने गोद होता है। ठीक है ना, रोमांचित अंकों में यानी अपने गोद में इस संसार को धारण कर ले। हे वर्षा रूपी सुंदरी अपने शिशु को अपने इन कोमल बालों की छाया से ढक दे और अपने शिशु को अपने कोमल यानी रोमांचित गोद में भर ले। ठीक है ना, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, और गोद में भर करके क्या करना है आपको, इसका मृदुल भाल कोमल मस्तक जो है इसे अपने चुंबन से, यानी उसको क्या करना है, चुंबन करना है, इसके मस्तक को अंकित कर दे अपने चुंबन से, यानी अपने चुंबन से पवित्र कर दे। और झुक सस्मित शीतल, सस्मित मतलब मुस्कान युक्त, शीतल यानी पवित्र,
अपने मुस्कान युक्त शीतल पवित्र चुंबन से अपने शिशु का मस्तक जो है क्या कर दे, भर दे। ठीक है ना, मस्तक जो है पवित्र कर दे, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास रूपस तेरा घन केश पास। क्या कहती हैं कि अपने शिशु को दुलरा दे, बहला दे, ठीक है ना, अपने शिशु के मन को बहला दे। यह तेरा शिशु जग जो उदास बैठा हुआ है, जो संसार है जिसको आपका शिशु माना गया है, यानी कि वर्षा सुंदरी का पुत्र किसको माना गया है, इस पूरे संसार को। यानी कि हे वर्षा, अपने मौसम से, अपने सुहानी हवाओं से अपने इस शिशु को क्या कर दे, क्या कर दे, जो उदास बैठा हुआ है इसको दुलरा दे और बहला दे। रूपस तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे काले बादल रूपी बालों का समूह अत्यधिक शोभायमान है। ठीक है ना। व्याख्या कैसे लिखना है, चलो वो चीज़ आपको बताते हैं। देखो, एक तरफ आपको लिखना है इन स्निग्ध, दूसरी तरफ केश पास। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग। इन पंक्तियों में वर्षा सुंदरी को एक माता के रूप में चित्रित किया है। व्याख्या देख लो। कवित्री वर्षा रूपी सुंदरी से आग्रह करती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों की छाया में इस संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो, उसे अपनी रोमांचित एवं विशाल गोद में रखकर उसका सुंदर मस्तक अपने बादल रूपी बालों से ढककर अपने हंसी युक्त शीतल चुंबन से चूम लो। हे सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों की छाया से, मधुर चुंबन और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहल जाएगा और उसकी उदासी दूर हो जाएगी। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी काली केश राशि बड़ी मोहक लग रही है। ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, रस रहेगा श्रृंगार एवं वात्सल्य, क्योंकि माता और पुत्र का प्रेम दर्शाया गया है। गुण माधुर्य, अलंकार, रूपक और मानवीकरण। ठीक है ना, क्योंकि वर्षा को यहाँ पर मानव रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ से आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।